ध्यान से सुनना क्या कहती है सारी रचना। सागर पर्वत वन और उपवन सारे मानव पक्षी पशुजन, सागर पर्वत वन और उपवन सारे मानव पक्षी पशुजन, सबकी हैं लाखों आशाएं, उत्सुकता ऊर्जा इच्छाएं। सागर पर्वत वन और उपवन सारे मानव पक्षी पशुजन, सबकी हैं लाखों आशाएं, उत्सुकता ऊर्जा इच्छाएं, और उन इच्छाओं के कारण चारों ओर मचा कोलाहल, और उन इच्छाओं के कारण चारों ओर मचा कोलाहल। कहीं मची है आपाधापी, कहीं मचा है दंगा, लप्पा डग्गी धेंगा मुश्ती कुश्ती दाव अड़ंगा। और उन इच्छाओं के कारण चारों ओर मचा कोलाहल, कहीं मची है आपाधापी, कहीं मचा है दंगा, लप्पा डग्गी धेंगा मुश्ती कुश्ती दाव अड़ंगा। लेकिन इन सारे कोलाहल के पांवों के नीचे समय का पहिया घूम रहा है और दिशा निश्चित है। लेकिन इन सारे कोलाहल के पांवों के नीचे समय का पहिया घूम रहा है और दिशा निश्चित है, सीमा भी जानी पहचानी, और वो है एक सन्नाटा। सारे कोलाहल क्षण भिंगुर, सन्नाटा एक क्रूर सत्य है। मन माने या ना माने ये स्वयं को मनवा लेता है, और इच्छाओं से मुक्त पथिक दूर कहीं खो जाता है, और एक दिन निर्दयी निष्ठुर सन्नाटा छा जाता है। मैं गजल सुना दूं या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा दोहे वाली बात जो आपने बताई थी हिंदी अधिवेशन में, कि वो कैसे बॉलीवुड के गाने कैसे लिखे गए थे रामायण के दोहे पर। वो मैंने बल्कि एक आर्टिकल भी लिखा था हिंदी में, मेरा एक वो है जो मैंने भेजा भी है स्वपन जी को, गुंजन में उसको छपवाने के लिए। मैंने देखा, मैंने उसमें लिखा है, उसको पढ़िएगा आप। वो बेसिकली मैंने कहीं से देख के नहीं लिखा, वो मेरी पूरी अपनी सोच है, पूरी मेरी अपनी खोज है। वो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्च पेपर। वो बहुत सारी भाषाओं में जो आपस में आदान प्रदान हुआ है और होता रहा है और होता रहेगा, उसको उसमें हमने दर्शाया है कि भाषा कभी दीवार नहीं हुई है। ये कहना कि ये गुजराती है, ये मराठी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा से तमाम भाषाओं में आदान प्रदान होता रहा है और होता रहेगा। तो उसमें हमने एक बात बताई थी जो आप आज जिसका जिक्र कर रही हैं, कि आपने वो गाना सुना होगा बहुत मशहूर, कि जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। उसमें एक छंद है कि तुझको देखा है मेरी नज़रों ने, तेरी तारीफ़ हो मगर कैसे, के बने ये नज़र ज़ुबां कैसे, ये बने ये ज़ुबां नज़र कैसे। न ज़ुबां को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है, ज़िक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जलवों की बात होती है। आपको ये बताएं कि ये जो विधि है कि तुझको देखा है मेरी, न जुबान को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है, ये विधि उर्दू में बहुत जगहों पे इस्तेमाल की गई है। बहुत सारे शेर हैं, ज़ुबान दर्द मोहब्बत जो हो तो क्यों कर हो, ज़ुबान दिल के लिए है न दिल ज़ुबान के लिए, वही बात कही गई है। लेकिन इसका स्रोत जो है वो रामायण में है। वो होता यह है कि जब सीता जी को देखने आते हैं ये बहुत सारे वीर, और वो धनुष तोड़ने की बात होती है, किसी से धनुष टूटता नहीं है, और हमारे ये जनक, राजा जनक जो हैं वो घबराते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो मन ठाना, और किसी से वो टूट नहीं रहा है। फिर आके रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आके तोड़ते हैं। तो राजा जनक के दरबार में एक हंगामा हो जाता है कि भाई ऐसे सूरवीर आए हैं और कि उन्होंने वो धनुष तोड़ दिया। तो सीता जी की सखियां जो हैं वो जाती हैं सीता जी को बताने कि मैंने झरोखे से उन दोनों को देखा है। तो रामचंद्र जी जो थे वो थोड़े सांवले थे और लक्ष्मण जी वो गोरे थे। तो ये जाके सीता जी को बताती हैं, तो वो क्या बताती हैं कि श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिर अनैन नैन बिन बानी, कि उन गोरे और कालों के सुंदरता का बखान मैं क्या करूं, कैसे करूं,
गिर नैन नैन बिन बानी, जीभ के पास आंखें नहीं हैं और आंखों के पास जीभ नहीं है। ये एक पंक्ति में है, एक पंक्ति में है, जिसके लिए पूरी उस अब देखें कि यहाँ इस गाने में 4 पंक्तियाँ इस्तेमाल की गई हैं, वहाँ एक पंक्ति में ये बात कह दी गई। तो ये आदान प्रदान भाषाओं का जो है बहुत है। वो पूरे आर्टिकल में मैंने बहुत सारी भाषाओं का दिया है, हिंदी का, उर्दू का, फारसी का, रशियन का, कि कहाँ कहाँ से लैंग्वेजेस की देखिए कि कहाँ कहाँ पे मिलती हैं आके। जैसे जैसे नदी जो है वो आके समंदर में मिलती है, वैसे ही भाषाएँ मिलती हैं, मिलके वो समंदर बनती हैं। तो बहरहाल अब आइए एक छोटी सी गज़ल सुनाते हैं। गज़ल से पहले चार पंक्ति और सुन लीजिए, बहुत ही कॉमन सा, कि वो पूछते हैं कि मैं प्यार कितना करता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा जाता होगा। वो पूछते हैं कि मैं प्यार कितना करता हूँ, कोई हो हद तो बताएं कि इतना करता हूँ। कोई हो हद तो बताएं कि इतना करता हूं। मोहब्बतों का सफर एक शराब जैसा है, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं। मोहब्बतों का सफर एक शराब जैसा है, ये बढ़ता जाता है तय इसको जितना करता हूं। अब वो गजल सुनिए, उसकी चंद पंक्तियां। इस गजल में थोड़ा सा कमाल किया है मैंने, बल्कि कहा जिसे कहता है आ बैल मुझे मार। गजल फारसी का शब्द है जिसके मानी होते हैं कि औरतों से बात करना, और आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों ने हमसे ज़्यादा गज़ल सुनी है, कि इसमें सुंदरता का बखान होता है, श्रृंगार रस की होती हैं ये कविताएं। तो इसमें ज़्यादातर आप देखिए गज़लें सुनिए तो कवि जो होता है अपनी प्रेमिका के सुंदरता का बखान करता है। वो प्रेमिका जो बहुत सुंदर है, जिसको भगवान ने सुंदर बनाया है, कवि उसकी सुंदरता का बखान कर रहा है। तो उसमें कवि का क्या कमाल है? तुम्हारी आंखें जो है वो मृगनैनी हैं, बाल जो है वो घटाओं जैसे हैं, सुराहीदार गर्दन है, होंठ जो है वो कलियां लिपटी हुई हैं। तो भाई इसमें कवि का क्या कमाल है? ये तो भगवान का कमाल है कि उसको इतना सुंदर बना दिया। बात सही है नहीं सही? तो मैंने जो लिखी है गजल, तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई कि बस वो वही सुराहीदार गर्दन और लिपटी हुई कलियां और पंखड़ियां और गुलाब और चमन कर रहे हैं। इस कविता में इस गजल की जो प्रेमिका है वो सुंदर नहीं है, मगर कवि को वो सुंदर दिख रही है। वो गांव की अनपढ़ अल्हड़ गंवार लड़की है जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, और मैंने साबित किया है इसमें कि वो सुंदर नहीं है, मगर वो सुंदर दिखती है। बस दिल लगा दीवार से तो परी क्या करे। तो ये है इसका। तो ये गजल मैंने जब शुरू की तो मैं फंस गया कि इट वाज चैलेंजिंग, लेकिन देखिए कहाँ तक हमें सफलता मिली है। आप हमें बताएंगे, आप हमारे जज हैं। गजल सुनिए, कहा है कि वो है जवां एक छैल छबीली और बड़ी चटकीली सी। वो है जवां एक छैल छबीली और बड़ी चटकीली सी। बातें कड़वी नीम की पत्तियां पर मुस्कान रसीली सी। वो है जवां एक छैल छबीली और बड़ी चटकीली सी। खिलता गेंदा फूली सरसों। देखिए उन्हीं का वातावरण है जिसमें वो है। मैंने कहीं आसमान के तारे और चंद्रमा ये सब नहीं किया है। खिलता गेंदा फूली सरसों सब बेरंगो नूर हुए। खिलता गेंदा फूली सरसों सब बेरंगो नूर हुए। पनघट पर जब चली पहन वो सूती साड़ी पीली सी। पनघट पर जब चली पहन वो सूती साड़ी पीली सी। आँख मचोली गोटी झूला और
कबड्डी खेल चुकी, आंख मचोली गोटी झूला और कबड्डी खेल चुकी, महुए पे अब जा बैठी है जैसे मैना भोली सी, महुए पर अब जा बैठी है। और ये सुने ये पंक्तियां हमारी कि जलती ज्वाला जैसे अंग, जाप ताप सब हो गए भंग, जलती ज्वाला जैसे अंग, जाप ताप सब हो गए भंग, सावन में जो देखा उसको पहने साड़ी गीली सी, सावन में जो। अब इसमें ताली बजाने में डरिए मत, आपकी पतियां कुछ नहीं कहेंगी, पत्नी है बजा लें, यानी ऐसा डर डर के बजाया है लोगों ने, यानी दिल में ताली ज्यादा बजी है और बाहर कम। सबने पहले दाएं बाएं देखा फिर बजाया धीरे से। तो वो है कि जलती ज्वाला जैसे अंग, जाप ताप सब हो गए भंग, सावन में जो देखा उसको पहने साड़ी गीली सी, गजरा गजरा झुमका बिंदिया, पैरों में पायल झनकाए, गजरा गजरा झुमका बिंदिया, पैरों में झांझर झनकाए, मेला देखन चली सखी संग, और चुनर झमकीली सी, मेला देखन चली सखी संग, और चुनर झमकीली सी। और ये अंतिम पंक्ति सुनिए कि चौका हांडी चूल्हा बर्तन, मुख पे भभूति धुएं की। अब आप देखें कि कितना मुश्किल सिचुएशन है। अब इसकी दूसरी पंक्ति आप सुनिएगा कि चौका हांडी चूल्हा बर्तन, मुख पे भभूति धुएं की, बादल में है चांद छुपाया कोई सांझ धुमैली सी, बादल में है चांद छुपाया कोई सांझ धुमैली सी, बातें कड़वी नीम की पत्तियां, पर मुस्कान रसीली सी, वो है जवान। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब इसे हम अपनी खुशनसीबी नहीं थे तो क्या कहें, बताइए। एक बार जोरदार तालियां हमारे नौशाद जी के लिए। पहली बार जब हमने अगले कवि को बुलाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे जो हैं वो, इन्होंने बताया कि वो जियोफिजिसिस्ट हैं। तो हमने इनसे पूछा जियोफिजिसिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ, मैंने टेस्ट तो लेना था ना, हिंदी कविता पढ़ने आए, तो मैंने कहा देखें पहले। तो एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। इन्होंने सही बताया, भूभौतिक वैज्ञानिक जियोफिजिसिस्ट। ये कभी कभी कविता लिखते हैं अपनी हिंदी भाषा में, और ये नौशाद जी की कविता सुन करके इनको अपने गांव की याद आ गई है। आज कितने वर्षों से, 48 वर्षों से मैं ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा था। अब मैं रिटायर्ड हूँ। कभी कभार मैं कुछ अपने विचारों को हिंदी कविता के रूप में व्यक्त कर देता हूँ। मैं ऐसे कोई कवि तो नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के सामने कुछ दृढ़ता दिखा रहा हूँ। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर ने कभी कहा था, सुर सुर तुलसी शशि
जिनकी विभा यहाँ फैलाते हैं, उनके बुझे कनों को पा कवि अब खद्योत कहलाते हैं। उनकी विभा प्रदीप्त करे मेरे उर के कोना कोना, छू दे यदि लेखनी धूल भी चमक उठे बनकर सोना। ये दिनकर की पंक्तियाँ हैं। मैं आज की भारत की राजनीतिक दशा पर मैंने भारत माँ की आह्वान एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है भारत माँ की पुकार। बिलख रही माँ भारती, बिलख रही माँ भारती, सिसक रही माँ भारती, मुख नैनों से निहारती, बिलख रही माँ भारती, सिसक रही माँ भारती। भारत जैसे स्वतंत्र देश में, भारत जैसे स्वतंत्र देश में, धर्म निरपेक्ष जनतंत्र देश में जाति धर्म का प्रचार हो रहा, सत्ता की छीना झपटी में वोटों का व्यापार हो रहा। राजनीति के रंगमंच पर, राजनीति के रंगमंच पर एक विभत्स नाटक है जारी। मुगलों और ब्रिटिशों के बाद शायद अब है इटली की बारी। भ्रष्ट राजनीति के कुरुक्षेत्र में सरसैया पर अटल बिहारी, देशभक्ति का सेहरा बांधे लूट रहे हैं भ्रष्टाचारी। ऐसी राजनीति के दाव पेच को भारत माँ दुत्कारती, बिलख रही माँ भारती, सिसक रही माँ भारती। भारत के वीर सपूतों ने, भारत के वीर सपूतों ने सूली पर जान लुटाया। सदियों की दासत्ता के बाद नया सवेरा आया। भारत के जनमानस में आस्था की किरण जगाया। किंतु इन जयचंदों ने कुछ ऐसा जाल बिछाया, किंतु इन जयचंदों ने कुछ ऐसा जाल बिछाया, त्राहि त्राहि कर रही मनुजता के क्यों हुआ विधाता बाम। क्या इसी भूमि पर जन्मे थे श्री कृष्ण और श्री राम? धन्यवाद। शायद इस पुण्य भूमि को ऋषि मुनियों का अभिशाप लगा है, शायद इस पुण्य भूमि को ऋषि मुनियों का अभिशाप लगा है। भूखी नंगी जनता की आह लगी संताप लगा है। सुविधा भोगी बुद्धिजीवी हम आप, सुविधा भोगी बुद्धिजीवी न जाने क्यों बना है कायर। सुविधा भोगी बुद्धिजीवी न जाने क्यों बना है कायर। कवियों की लेखनी कुंठ है, न जाने क्यों मौन बना है शायर। राजनीति के चक्रव्यूह जो भेद सके, उस नमो नमो को माँ पुकारती, बिलख रही है भारती, सिसक रही माँ भारती। एक मैं अपने गांव में आपको ले चलता हूँ, शायद आपको कुछ अच्छा लगे। मैं बिहार से हूँ और छुट्टियों में कभी अपने दादाजी के यहाँ गांव में जाया करता था, तो उसकी यादें हमारे दिमाग में बसी हुई हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये संस्कृत में कहावत है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इसी आधार पर है भूली बिसरी यादें, बरसों विदेश में रहने पर भी अपना गांव कभी ना भूला। बरसों विदेश में रहने पर भी अपना गांव कभी ना भूला। पीपल के छतनार वृक्ष का छांव कभी ना भूला। कभी न भूला सहमी सिमटी नगर बधूटियों का पनघट पर आना जाना। लंबी घूंघट की ओट से मधुर मधुर मुस्काना। कभी न भूला कलकल करती नदी बनास में दिन दिन भर नहाना। आमों की अमराइयों से आम चुरा कर खाना। कभी न भूला मूंछों वाले पंडित जी का संस्कृत पाठ पढ़ाना। कभी न भूला मूंछों वाले पंडित जी का संस्कृत पाठ पढ़ाना। सलामत अली का पंचम स्वर में अल्लाह उदल गाना। हमारे गांव में एक सलामत अली आते थे और वो ऐसे ही छोटी मोटी काम करते थे, लेकिन रात में वो अल्लाह उदल सुनाया करते थे। तो पटना से हम लोग अपने गांव जाते थे तो उनकी अल्लाह उदल सुनते थे, तो ये मेरे मन में बसी हुई है। उसी बात को हमने जिक्र किया इसमें।
मूछों वाले पंडित जी का संस्कृत पाठ पढ़ाना, सलामत अली का पंचम स्वर में अल्लाह उदल गाना, धूल धूसरित गांव की गलियों में अजीब सौंधी सुगंध है, वातानुकूलित घर में बैठा फिर भी मन को वही पसंद है। गांव घर की सम्मोहक यादें बरबस हमेशा आती हैं, भोजपुरी भाषा की मीठी बातें मन को बहुत लुभाती हैं। बचपन जुड़ी जिस धरती से कैसे उसे भुला दूं, बचपन जुड़ी जिस धरती से कैसे उसे भुला दूं, सजी संवरी इन यादों को कहो कहाँ दफना दूं। ये भूली बिसरी यादें मन प्राण में है ऐसे लौलीन, ये कभी न पीछा छोड़ेंगे, खो जाएंगे शमशान की नीरवता में विलीन। थैंक यू। मानना पड़ेगा स्वपन जी और संगीता जी, आपको काफ़ी अच्छा निगोशिएशन किया है। अगर ताली के बदले में अगर हम लोगों को ऐसी ऐसी कविताएं मिल रही हैं तो वी आर डेफिनेटली वेरी लकी। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत। बस आपका गांव और नौशा जी का गांव। हमारी सरोज जी बैठी हैं ऊर्जा से भरी हुई पीछे, एक बार जोरदार तालियां सरोज जी के लिए। मीरा जी, ये सब इनका एक लेडीज़ का ग्रुप है, ये लेडीज़ का एक ग्रुप है। और इन्होंने क्या करा कि ये जैसे अभी इन्होंने IHA का सेमिनार किया था, तो इन्होंने एक सेमिनार किया और इन्होंने ये सोचा कि अमेरिकन में ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, दिन भर आई लव यू बोलते रहते, बताते रहते हैं। अच्छा, राजू की बेला की बात नहीं बताई, वो राजू जी को बुरा लग रहा है। अच्छा, तो खालिद रिजवी जी को बुलाने जा रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। हम शायद कई लोग उन्हें पहली बार सुनेंगे, बट काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से PhD की हुई है, ह्यूस्टन में 1977 से हैं। ये भी जियोफिजिसिस्ट हैं, भूभौतिक वैज्ञानिक हैं। हमने इनसे इनका परिचय मांगा तो इन्होंने हमको एक शेर लिख के दिया। हम अहले मोहब्बत के अंदाज निराले हैं, पत्नी मेरी गोरी है, साले मेरे काले हैं। एक बार जोरदार तालियों से खालिद रिजवी जी का स्वागत करें। पहली दफ़ा है मैं किसी कमीज सम्मेलन में या मुशायरे में आ रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। अब ये है कि चक्का अभी नौशाद साहब आए थे, इससे पहले राजेंद्र प्रसाद साहब अपनी प्रेसिडेंसी में आके जो चले गए, तो मैंने कहा मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है। तो अब ये एक वो है कि हर हसीना को देख के भड़का हूँ, हर हसीना को देख भड़का हूँ, रोका किसी ने तो जोर से कड़का हूँ, रोका किसी ने तो खूब कड़का हूँ। तुम 20 बरस के सिर्फ बूढ़े हो, मैं 70 बरस का एक लड़का हूँ। तो अब ये है कि मैं अपना बैकग्राउंड बताते चलूँ कि मैंने सारा उर्दू मीडियम में पढ़ा है, तो मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तो अब ये है कि हिंदी आगे जब कॉलेज में आए, हाँ तो आप बता तो अब ऐसा हुआ कि जब कॉलेज में आए तो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया, मगर हमारे पिताजी ने कहा कि भाई सारे भाई तुम्हारे इंजीनियर हैं, तुम इंजीनियर नहीं बनोगे, तुम्हें जियोलॉजी पढ़ना है। अब बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है कि पत्थर पढ़ना है, पत्थरों पे रॉक्स पे पढ़ना है। तो खैर हम चले गए ऑफिस, अपने कॉलेज चले गए। कॉलेज में गए तो हमारे प्रोफेसर ने कहा भाई ऐसी क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। हमने कहा क्या अच्छा, इतना पत्थर पढ़ना है, कोई अच्छा सब्जेक्ट है? तो उन्होंने कहा नहीं देखो सुनो, ये आपने सुना होगा कि लाल पत्थर और फूल और पत्थर, गीत गाया पत्थरों ने, पत्थर के सनम, ये सारा जियोलॉजी तो है। और हद ये होती है कि दुनिया में कोई इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप उसको हिंदी में पढ़ें तो इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। जियोलॉजी यानी मेरा दिल ले लो, समझे, इससे कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जब से जियोलॉजी की बात आई तो हमने कहा भाई सारे छोड़ दो, सब उर्दू बंद कर दी हमने। मैंने प्रथमा उत्तमा और विशारद सारे पास कर लिए। अब उसके बाद जब अमेरिका को आए तो मगर अमेरिका में कोई चलता नहीं, सब लोग मुशायरा करते हैं, कोई हिंदी का सब कवि से अलग जगह होता है, तो बड़ा मुश्किल हुआ था। तो एक मगर अच्छा लगा कि एक क्लियर लेक में एक वो रहती हमारी फ्रेंड हैं, उनका नाम है नसीम, उनके हस्बैंड का नाम है ज़फ़र। तो नसीम का मतलब है पवन और ज़फ़र का मतलब है विजय या जीत। तो उनके जो किताब आई तो एक किताब एक साइड पे टाइटल पेज उर्दू में था, एक साइड पे हिंदी में था। तो मुझे जब पसंद आया, अभी ख्याल आया कि अभी
नौशाद साहब ने दोहे कहे थे, तो सुनिए कि पवन बनी नसीम हुई जफर की जीत, पवन बनी नसीम हुई जफर की जीत, गज़ल सुनाई खालिद ने और सजनी गाए गीत, गज़ल सुनाई खालिद ने और सजनी गाए गीत, प्रीतम बोले दोहे सुनकर मेरे मन के मीत, हिंदी उर्दू मिल जाए तो सबकी हो ये जीत। अच्छा, अब ये हुआ कि जब खाना कहीं पे अंदर आए तो आभा जी से मुलाकात होगी पहली दफ़ा, तो हमने के बाजू बैठे थे, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, बल्कि लखनऊ की बातें कही, तो हमने कहा अभी ज़रा सा हम भी कोशिश करते हैं, दोहे हम भी लिख लेंगे, कोशिश करेंगे। तो सुनिए कि रुत अलबेली मस्त पवन है, रुत अलबेली मस्त पवन है फूलों की बारात। हाँ देखो आप इधर देख रहे हैं तो क्या, रुत अलबेली मस्त पवन है फूलों की बारात, खुशबू से आंगन महका है सजनी का है साथ। और प्रीतम बोले दोहे मुझसे हंसकर हाथ में डाले हाथ, रज़वी जी तुम क्यों नहीं कहते आबा जैसी बात। अब देखिए हमारा उर्दू मिला के, उर्दू और हिंदी मिला के होता है कि वो आए कब्र पर मेरी दुआ, वो आए कब्र पर मेरी दिया जो था बुझा दिया, वो आए कब्र पर मेरी दिया जो था बुझा दिया, और ये जानते ही उसमें चमेली का तेल है, बत्ती को दिया फेंक तेल सिर में लगा लिया। और एक उर्दू का अधिक मशहूर था कि मंजिले इश्क के हर गाम पे रोना आया, हर रास्ते में हर स्टेप पे आपको रोना आया, मंजिले इश्क के हर गाम पे रोना आया, हद तो ये है रकीब सियाह फाम पे रोना आया। सियाह फाम का मतलब है काले आदमी। हद तो ये है रकीब सियाह फाम पे रोना आया, और उसके बच्चों ने पुकारा मुझे मामू कहकर, अरे मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। समझे, मंजिले इश्क के हर गाम पे रोना आया, हद तो ये है रकीब सियाह फाम पे रोना आया, उसके बच्चों ने पुकारा मुझे मामू कहकर, अरे मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अब एक और ज़रा सुनिए कि ज़रा सी दाल जली है तो फिर ये बू क्या है, ज़रा सी दाल जली है तो ये फिर ये बू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और घरों में बैठ के लड़ने के हम नहीं कायल, घरों में बैठ के लड़ने के हम नहीं कायल, जो सास ही को न पीटे तो फिर बहू क्या है। अब सुनिए कि कल माँ का था आज है बीवी का राज, कल माँ का था आज है बीवी का राज, सास का लड़ना जरूरी और कुड़ना है रिवाज, और हर बहू को चाहिए सास से डरती रहे, हर बहू को चाहिए सास से डरती रहे, कौन जाने किस घड़ी सास का बदले मिजाज। और रात दिन घर में अगर झिकझिक यही होती रहे, रात दिन घर में झिकझिक अगर होती रहे, सास को रखना बहू से दूर है इसका इलाज। और एक चलते चलते एक और सुन लिए कि हिमाकत ऐसी हरकत है जिसे सब जान लेते हैं, हिमाकत का मतलब स्टुपिडिटी, हिमाकत ऐसी हरकत है जिसे सब जान लेते हैं, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो पहचानी नहीं जाती, मोहब्बत ऐसी धड़कन